हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। दैट मीन्स कि आज हम ये जानेंगे फ्रांस में जो रेवोल्यूशन चल रहा था उसका लोगों की एवरीडे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहा। दैट मीन्स कि फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी, इस क्रांति का लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या असर आया, आइए ये जानते हैं। Can politics change the clothes people wear? Can politics change the language they speak? Can politics change the books they read? इस लाइन का मतलब क्या है? That means कि जो राजनीति है, क्या ये लोगों के पहनावे को चेंज कर सकती है? क्या पॉलिटिक्स लोगों की बोलचाल को चेंज कर सकती है? या फिर क्या पॉलिटिक्स उन किताबों को चेंज कर सकती है, उन बुक्स को चेंज कर सकती है जो बुक्स इन लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं? आइए इन्हीं का आंसर देखते हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 के बाद फ्रांस में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, दैट मीन्स कि हर एक की ज़िंदगी में, हर जनरेशन की ज़िंदगी में हमें नए नए बदलाव देखने को मिले। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practices. तो जितनी भी revolutionary government बनी, उन्होंने नए कानून पास किए, नए laws and rules and regulations establish किए। तो revolutionary government ने जितने भी laws पास किए थे, वो कानून किस बेसिस पर आधारित थे? लिबर्टी एंड इक्वालिटी पर। दैट मीन्स कि अब फ्रांस में लिबर्टी एंड इक्वालिटी प्रीवेल होगी एवरीडे प्रैक्टिसेस में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी लोग कानून के आगे इक्वल होंगे। लेकिन इस पैराग्राफ को हमें और अच्छे से समझने के लिए दोबारा से एक बार छोटी सी स्टोरी फटाफट से हमें करनी पड़ेगी। ओके, देखिए 1789 में बहुत बदलाव होते हैं और 1789 के बाद ही हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था 1789 में? हालांकि ये हमने पढ़ लिया है, बट हम यहाँ पर छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप कनेक्शन बिठा पाओ। 5 मई 1789 को क्या हुआ था? असेंबली बुलाई गई थी। असेंबली किसने बुलाई थी? किंग ने बुलाई थी। ठीक है, क्यों बुलाई थी? टैक्स को बढ़ाने के लिए बुलाई थी। तो हर एक स्टेट के मेंबर आए थे इस असेंबली में। ओके, तो इस टाइम पर हुआ ये कि थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे जो इस असेंबली में आए थे, उन्होंने किंग के सामने एक प्रपोजल रखा था। प्रपोजल था 1 मेंबर 1 वोट, और इस प्रपोजल को किंग ने ठुकरा दिया था। और ये बात है 5 मई 1789 की। तो इसी टाइम पर थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर निकलकर आ गए थे और इन्होंने क्या करा? इन्होंने 20 जून 1789 को 20 जून 1789 को क्या करा? इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। ठीक है, क्या करा? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था नेशनल असेंबली के तौर पर। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनना तैयार हो जाता है और जो 1791 में बनकर तैयार होता है। इसी के साथ साथ 20 जून के बाद 14 जुलाई को क्या होता है? 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल पर अटैक किया जाता है। ठीक है, अब ये स्टोरी आप देख रहे हो, इसमें क्या चेंजेस आया? चेंजेस ये आए कि एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का सेटअप होने लगा। और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का सेटअप यहाँ से होने लग गया था 20 जून 1789 से, मतलब 20 जून 1789 से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सेटअप होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। फिर 1792 में फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया था। तो हुआ क्या? उसे हुआ ये कि फ्रांस एक गणतंत्र देश बन गया, मोनार्की बिल्कुल अबॉलिश हो गई
और हमने देखा कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी वो बार बार चेंज हो रही थी। पहले नेशनल असेंबली आई, फिर जैकोबिन ग्रुप आया, कन्वेंशन असेंबली आई, मतलब ऐसे करके बार बार रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो उन सभी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो भी कानून पारित किए थे, जो भी कानून पास किए थे, वो सारे के सारे लॉज इक्वालिटी एंड लिबर्टी पर बेस्ड थे। फाइन। और इन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे फ्रेंच की सोसाइटी में, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिए थे इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, एंड टैक्स ख़त्म कर दिया था, स्पेसिफिकली टाइट्स जो चर्च को दिया जाता था, चर्च की लैंड उनसे छीन ली गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आने के बाद मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड हर एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने नए कानून पास किए, लेकिन हर एक कानून जो पास किए गए थे वो लिबर्टी एंड इक्वालिटी पर ही बेस्ड थे। 1789 के गर्मियों के टाइम पे जब बेस्टाइल पर अटैक होता है, उसके बाद फ्रांस में हम क्या देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश हो गई तो नए कानून पास करे गए, तो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट लॉ पास किया गया, वो यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, दैट वॉज अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या करा? सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? किसी पार्ट को काट देना, कट कर देना, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मूवीज़ में क्या होता है, जैसे कि कोई मूवीज़ बनकर तैयार होती है, और ये आज भी होता है, मूवीज़ में सेंसरशिप आज भी होती है, ठीक है। तो मूवी जब बनकर तैयार होती है तो वो एकदम से हमारे सामने थिएटर में नहीं आती, बल्कि उसको पहले पास किया जाता है। और पास किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, एक ना सेंसर बोर्ड होता है। अब सेंसर बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं, फाइन। तो जो सेंसर बोर्ड के मेंबर है ना, इनको पहले मूवी दिखाई जाती है, मतलब हम जनता के पास मूवी बाद में आती है, पहले सेंसर बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो इस मूवी को देखते हैं। अगर इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इनएप्रोप्रिएट हैं, या फिर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो हार्मफुल हैं, या फिर कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे लोगों में हेट्रेड फैल सकती है, नफरत फैल सकती है, तो ऐसे सीन्स को ये मेंबर काट देते हैं, कट कर देते हैं मूवी से, और फिर उन सीन्स को कट करके वो मूवी पास कर दी जाती है, और वो सीन्स को हटा दिया जाता है मूवी में, और फिर ये मूवी पास होने के बाद हमारे सामने थिएटर पर आती है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि किस तरीके का प्रोसेस है कि मूवी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती, सबसे पहले उसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है, तो वो टीम जो होती है वो मूवी को देखती है, इनअप्रोप्रिएट सीन्स को हटा देती है, और फिर वो मूवी हमारे सामने थिएटर में आती है। ओके, तो ये सेंसरशिप का अपना एक प्रोसेस होता है। तो ऐसा ही एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम पर था, राइट। तो जानते हैं एक बार एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या था। एब्सोल्यूट मोनार्की में सेंसरशिप थी। जो किंग के खिलाफ लिखता था उस पेपर को पास नहीं होने दिया जाता था, उस आर्टिकल को पास नहीं होने दिया जाता था, और जो किंग की गवर्नमेंट के लिए बोलता था, उनके लिए अच्छा बोलता था, तो उसको पास कर दिया जाता था। यही सेंसरशिप है, राइट। तो ऐसे ही ओल्ड रेजीम में क्या होता था, जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी उस टाइम पर सभी रिटन मटेरियल्स को, मतलब जो भी लिखित में चीज़ें लिखी जाती थी, एंड जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, इसके थ्रू लोगों को जो भी चीज़ें दर्शाई जाती थी, वो लोगों तक पहुंचने से पहले क्या होता था कि उनको पब्लिश कराने से पहले या लोगों के सामने परफॉर्म कराने से पहले जो राजा की सेंसर टीम होती थी वो अप्रूव करती थी, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ऐसा ही सीन जैसा मूवीज़ का हम देख रहे हैं कि जो राजा की सेंसर टीम होती थी वो बुक्स एंड न्यूज़पेपर को जब पास करती थी तभी वो बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, और प्लेज को जब वो देखती थी और प्लेज को पास करती थी तभी वो प्लेज लोगों के सामने परफॉर्म किए जाते थे। तो दैट मीन्स कि जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो लोगों के पास बोलने का अधिकार नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। लेकिन जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है तो हम सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर चेंज ये देखते हैं कि सेंसरशिप को हटा दिया जाता है। अब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
टू बी अ नेचुरल राइट, दैट मीन्स अब ये उनका अधिकार होगा, जो उनको बोलने का मन है वो बोलेंगे, वो लिखेंगे, वो लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। अब लोगों के पास बोलने का, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं, अगर आपको याद हो तो एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऐसी भी आई थी जिसमें लोगों के पास गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था। वो कौन सी गवर्नमेंट थी? जैकोबिन की गवर्नमेंट। रोबेस्पियर की जब गवर्नमेंट आई थी, जैकोबिन क्लब के मैम ग्रुप कौन थे? सॉरी, जैकोबिन क्लब ग्रुप के जो लीडर थे वो कौन थे? रोबेस्पियर थे। तो रोबेस्पियर और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोलता था, लिखता था, तो उस जर्नलिस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। और एग्जीक्यूट भी कैसे किया जाता था? एक डिवाइस के थ्रू, जिस डिवाइस को क्या कहते हैं? गिलेटिन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखना। सो दैट मीन्स अगर हम जैकोबिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को छोड़ दें और अदर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा था। मतलब अब लोगों के पास आज़ादी थी कि वो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ भी लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब लोग अपने विचार प्रकट कर सकते थे लोगों के आगे। तो जैसे ही ये फ्रीडम लोगों के पास आई, तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में एक बाढ़ सी आ जाती है न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स की, क्योंकि अब लोगों ने अपने जो एक्सप्रेशंस थे वो छापने शुरू कर दिए थे, वो लिखने शुरू कर दिए थे। और ये भी चीज़ हम देखते हैं कि ये न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स ये सिर्फ शहरों तक ही नहीं, बल्कि वहाँ के जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ तक भी ये सारे प्रिंटेड मीडिया के जो स्टफ थे वो सारे पहुँचने लग गए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड। जो लोग एजुकेटेड थे वो तो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट या बुक्स पढ़ लिया करते थे, लेकिन जो लोग अनएजुकेटेड थे उनके सामने बातें कैसे पहुंचाई जाती थी? प्रिंटेड पिक्चर्स के थ्रू। आपको याद हो तो हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर में ये करा था ना कि प्रिंटेड पिक्चर्स के थ्रू एंड सिंबल्स के थ्रू लोगों को समझाया जाता था जो अनएजुकेटेड थे, जिनको पता नहीं था कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। तो प्रिंटेड पिक्चर्स किस लिए होती थी? ताकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन तक भी लोग अपनी बात पहुंचाएं, वो भी जाने कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आ रही है, क्या ये पॉलिसी लोगों के लिए सही है या नहीं है। तो ऑल एंड ऑल लोगों को अवेयर किया जाता था, चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड हो। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर, पैम्फलेट एंड बुक्स में सिर्फ गवर्नमेंट की ही बातें नहीं, बल्कि जो सोसाइटी में चल रहा था वो सब चीज़ें भी अब छपने लगी थी। मतलब हर चीज़ प्रिंट होने लग गई थी कि आसपास समाज में हो क्या रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अलावा अदर चीज़ें भी आने लग गई थी, और फिलोसफर्स ने अपनी फ़िलोसफी रखनी शुरू कर दी, जर्नलिस्ट ने जर्नल्स जो है वो प्रिंट करने शुरू कर दिए। तो ऑल एंड ऑल लोग अपने विचारों को हर एक नुक्कड़, हर एक मोहल्ले, हर एक कॉलोनी में पहुंचाने लगे थे। तो प्रिंट मीडिया के थ्रू जो भी फ्रांस में हो रहा था वो चीज़ें डिस्क्राइब होने लगी, लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लगे इवेंट्स को, वो सभी चीज़ें छपने लगी जो आसपास हो रहा था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट द अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। मतलब जो भी आसपास घटनाएं हो रही थी, जो इवेंट्स हो रहे थे, अब प्रिंटेड मीडिया के थ्रू उन्हें अपोज किया जाने लगा, या फिर जो अपोजिशन पार्टी होती थी वो एक दूसरे के खिलाफ छापने लग गई थी, वो अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने लग गई थी, या फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कन्विंस करने लग गई थी थ्रू प्रिंट मीडिया। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे के विचारों को इन्फ्लुएंस करने लग गए थे लोग। अब धीरे धीरे एक चीज़ और देखते हैं कि थिएटर की तरफ लोगों का रुख होने लग गया था। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, इन सब की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे थे। दैट मीन्स कि ये चीज़ें किसके लिए होती थी? अनएजुकेटेड लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। तो वो प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू समझा करते थे व्हाट इज़ लिबर्टी, लाइक हाउ द जस्टिस आर गिवन टू पीपल। तो इन चीज़ों को समझा करते थे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे थ्रू प्रिंट मीडिया। लेकिन उन आइडियाज़ को कौन लोग पढ़ पाते थे? सिर्फ एजुकेटेड ही लोग, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल, मतलब बहुत ही मुट्ठी भर लोग थे उस टाइम पर जो इतने लेंदी टेक्स्ट को पढ़ा करते थे। ज़्यादातर मेजॉरिटी अनएजुकेटेड लोगों की ही थी।
तो जो उस टाइम पर पढ़े लिखे लोग थे वो तो प्रिंटेड मीडिया के थ्रू टेक्स्ट को पढ़ लिया करते थे, लेकिन अनएजुकेटेड जो मेंबर्स थे उनके सामने सिंबल्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझाया जाता था, प्लेज या सॉन्ग्स के थ्रू बताया जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज़ और समझिए कि फ्रांस में रेवोल्यूशन की वजह से जो चेंज आया, क्या ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित था? नहीं, ये फ्रांस तक ही कन्फाइन नहीं था चेंज, बल्कि ये चेंज वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिला। किस तरीके से? जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नए नए आइडियाज़ लिए, जिसमें 3 मेन आइडिया थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इन्हीं तीनों पर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो जो अलग अलग कंट्री थी उन्होंने जब कानून पास करे, नए लॉज बनाए, तो वो जो कानून थे वो इन्हीं तीनों पर आधारित थे, इन्हीं 3 नए आइडियाज़ पर आधारित थे। फाइन। इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी हमने बात की कि प्रिंटेड मीडिया के थ्रू लोग अपने व्यूज़ शेयर किया करते थे, ऐसा ही हमें ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी में जो चीज़ यहाँ फ्रांस में चल रही थी वही हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है। हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉफ़ी क्लब्स खुल गए थे। ठीक है, तो कॉफ़ी क्लब्स क्यों खुले थे वहाँ पर? कि उन लोगों का अपना एक कॉफ़ी टाइम होता था, एक टी टाइम होता था। जैसे कि अपने यहाँ भारत में होता है ना कि शाम के टाइम चाय का टाइम होता है 4 या 5 बजे, वैसे ही इनका अपना एक कॉफ़ी टाइम, टी टाइम होता था। तो ये लोग क्लब्स में आकर कॉफ़ी पिया करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जब कॉफ़ी पीते थे तो ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जर्नल्स पढ़ा करते थे, पैम्फलेट्स पढ़ा करते थे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करा करते थे यहाँ बैठकर सभी लोग। ठीक है, ये लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे, सोसाइटी में क्या चल रहा है इस चीज़ को डिस्कस करते थे। राइट। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में होता क्या था। देखो, हमें पता होना चाहिए ना हर देश के बारे में। तो उस टाइम पर 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, एक तो थी टोरीज और एक विग्स। ठीक है, ये दोनों ही प्रोमिनेंट थी, जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है। राइट। तो जो टोरीज थी ये किंग को सपोर्ट करते थे, जितने भी टोरीज के मेंबर थे ये किंग को सपोर्ट करते थे, किंग की पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। एंड जो विग्स मेंबर थे ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। राइट। अब क्या होता था कि प्रिंटेड मीडिया के थ्रू टोरीज विग्स पर ताना कसा करते थे एंड विग्स टोरीज के खिलाफ लिखा करते थे। तो आपने क्या देखा, अभी यहाँ पर चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि एक दूसरे के जो व्यूज थे या तो ये लोग अपोज किया करते थे या एक दूसरे को कन्विंस किया करते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला ब्रिटेन में कि जो राजनीतिक पार्टी थी या तो वो एक दूसरे पर ताना कसते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, ठीक है, या फिर एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे। तो उस टाइम पर ब्रिटेन में ये 2 मेन पार्टी थी, टोरीज एंड विग्स। टोरीज किंग को सपोर्ट करते थे एंड विग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। तो मैंने यहाँ पर ब्रिटेन का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से प्रिंटेड मीडिया के थ्रू लोगों में चेंजेस आते हैं, किस तरीके से रेवोल्यूशन होता है। एंड जो फिलोसफर्स हमने यहाँ पढ़े, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स एंड जीन जैकूज रूसो, इन सभी की जो फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो यहाँ के लोग भी पढ़ा करते थे और यहाँ के राइटर्स भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लिखा करते थे, जिससे कॉमन पीपल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। राइट। तो हम क्या देखते हैं कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ इसका इम्पैक्ट अदर देशों पर भी पड़ा था। फाइन। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो आगे का पार्ट है ना, ये कंक्लूजन वाला पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।